अरे बुढ़िया, इतना भी नहीं होता तुमसे? फ्लश तक ढंग से नहीं कर सकती? पूरी सोसाइटी में बदबू फैला दोगी क्या? रूपा जी जैसे पत्थर की बन गई। अजय कमरे से बाहर खड़ा था, नाक सिकोड़कर, जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई गंदगी खड़ी हो। अजय बेटा, रूपा जी ने धीमे से कहा, फ्लश की चेन ढीली है, कितनी बार कहा था ठीक करवा दो, बहाने मत बनाइए। अजय जोर से चिल्लाया, अब आपसे कुछ संभलता नहीं है, ना शरीर और ना ही घर। नीतू देख रही हो ना अपनी माँ को? नीतू बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में नींद थी, चेहरे पर झिझक थी, मगर होठ बंद थे। वही चुप्पी रूपा जी के सीने में चाकू की तरह उतर गई। यही नीतू थी जिसे उन्होंने अकेले पाला था। पति के गुजर जाने के बाद रूपा जी ने करोल बाग की एक छोटी सी गली में रूपा माँ का ढाबा चलाया था। सुबह 4 बजे उठना, आटा गूंथना, आलू उबालना, छोले उबालना, 150 टिफ़िन बांधना, रात को हिसाब लगाना। इन्हीं हाथों ने नीतू को कॉलेज भेजा, शादी में सोना दिया और बाद में पुराना मकान, दुकान और गहने बेचकर ये फ्लैट खरीदा था। कागजों में नाम सिर्फ एक था, रूपा मेहरा, लेकिन घर में मालिक की तरह चलता था अजय। वो खुद को बड़ा कॉर्पोरेट मैनेजर कहता था, मगर खर्च उसकी कमाई से बड़ा था। नीतू इंस्टाग्राम पर साड़ी, कैफ़े और रिसोर्ट की तस्वीरें डालती रहती थी। दोनों कहते, मम्मी बस 1 साल और संभाल लो, फिर हम अपना घर ले लेंगे। वो 1 साल 2 साल बन गया। उन 2 सालों में रूपा जी ने किराया नहीं मांगा, बिजली का बिल दिया, मेंटेनेंस भरा, अजय की कार की ईएमआई तक समय पर जमा की। कभी क्रेडिट कार्ड का भुगतान रुकता तो अपनी पुरानी बचत से कर देती। और आज वही दामाद उन्हें आधी रात को बदबू का नाम दे रहा था। अजय जाते जाते फिर बोला, दरवाज़ा बंद करके फिनाइल डाल दीजिए। सच कहूँ तो इस घर में रहना मुश्किल कर दिया है आपने। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। रूपा जी बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर आईने में खुद को देखा। सफ़ेद बाल, झुकी पीठ, गीली आंखें और हाथ में फिनाइल की बोतल। उन्होंने बाथरूम सुबह 3:30 बजे तक रगड़ा, फर्श धोया, कमोड को साफ किया, बाल्टी बदली और अगरबत्ती जलाई। इसलिए नहीं कि अजय सही था, इसलिए कि वो खुद को गंदा साबित नहीं होने देना चाहती थी। सुबह 7 बजे उन्होंने अदरक की चाय बनाई, पराठे बनाए, आम का अचार टेबल पे रखा। अजय बिना देखे आया, कप उठाया और मोबाइल पर मीटिंग देखते हुए चाय पीने लगा। नीतू ने धीमे से कहा, मम्मी कल अजय बहुत थका हुआ था, ऑफिस का प्रेशर है। रूपा देवी ने पहली बार अपनी बेटी को खाली आंखों से देखा और अपनी माँ की बेइज्जती। उसका कोई प्रश्न नहीं होता। नीतू चुप रही। बस उसी पल रूपा देवी समझ गई कि ये झगड़ा नहीं था, ये एक फैसला था। दोनों के ऑफिस जाते ही रूपा देवी ने अलमारी से नीली फाइल निकाली, रजिस्ट्री पेपर, बैंक पासबुक, फर्नीचर के बिल, ज्वेलरी बेचने की रसीदें, मेंटेनेंस की पर्चियाँ। फिर उन्होंने अपने पुराने ग्राहक राम सिंह को फ़ोन लगाया, जो अब सिंह मूवर्स एंड पैकर्स चलाता था। राम बेटा, रूपा देवी ने कहा, सबसे बड़ा ट्रक भेज अभी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, माँ जी कौन सा सामान? रूपा देवी की आवाज़ बर्फ़ जैसी ठंडी थी, जो मेरा है वो सब उठेगा। दोपहर के 12 बजे तक सोसाइटी के गेट पर एक बड़ा सा लाल ट्रक खड़ा था। 4 आदमी रस्सियाँ, कार्टून और कंबल लेकर ऊपर आए। राम सिंह खुद भी आया। उसने रूपा देवी के पैर छुए। माँ जी सच में सब ले जाना है? रूपा देवी ने पूरे घर की नज़र डाली। ड्राइंग रूम का सोफ़ा, टिकवुड की सेंटर टेबल, टीवी यूनिट, मंदिर की चांदी की घंटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, माइक्रोवेव, बेड, गद्दे, पर्दे, बर्तन, हर चीज़ का बिल उसी फाइल में था। अजय और नीतू ने बस अपना कपड़ा, लैपटॉप और दिखावा लाया था। हाँ, उन्होंने कहा, एक चम्मच भी मेरा है तो जाएगा। मूवर्स ने सामान उतारना शुरू किया। पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। मिसेस मल्होत्रा ने पूछा, रूपा जी सब ठीक तो है? रूपा देवी मुस्कुराईं, मगर मुस्कान में दर्द था। अब ठीक होगा। उन्होंने फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर हर चीज़ जाते देखी। वो सोफ़ा भी जिस पर बैठकर अजय मेहमानों से कहता था कि घर तो अपना ही है। वो डाइनिंग टेबल भी जहाँ नीतू ने कई बार दोस्तों से कहा था, मम्मी हमारे साथ रहती है, हम उनका ध्यान रखते हैं। ध्यान। शांति देवी की गले से कुछ अटक गया। मंदिर का सामान पैक करते समय वो खुद आगे बढ़ी। कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति को कपड़े में लपेटा, माथे से लगाया और फुसफुसाई, अब चलो ठाकुर जी, यहाँ आपकी भी इज्जत नहीं बची। शाम 5 बजे तक फ्लैट खाली हो चुका था। दीवारों पर सिर्फ कीलों के निशान थे, फर्श पर धूल की हल्की परत।
रसोई में खाली शेल्फ, बेडरूम में न गद्दा न चादर, बस एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी, 2 सूटकेस और डाइनिंग एरिया में रखी रजिस्ट्री की कॉपी। रूपा देवी ने ताला नहीं लगाया। उन्होंने चाबी चौकीदार को दे दी और कहा, नीतू आए तो कहना उसकी माँ नीचे मंदिर गई है। लेकिन वो मंदिर नहीं गई थी। वो सीधे करोल बाग की उस पुरानी गली में गई जहाँ कभी उनका ढाबा हुआ करता था। वहाँ अब एक बंद शटर था जिस पर धूल जमी थी। रूपा देवी ने शटर को छुआ। आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं वापस आ गई, उन्होंने धीरे से कहा। उसी समय अजय और नीतू लौटे। लिफ्ट से उतरते ही अजय फ़ोन पर हंस रहा था। हाँ यार, वीकेंड पर गोवा प्लान करते हैं। दरवाज़ा खुला, दोनों अंदर आए और ठिठक गए। घर पूरा खाली था। अजय के हाथ से फ़ोन गिर पड़ा। नीतू की सांस जैसे गले में ही अटक गई। टेबल की जगह फर्श पर पड़ी रजिस्ट्री की कॉपी पर एक पन्ना रखा था। उस पर रूपा देवी की लिखावट थी, जिस घर में माँ बोझ लगे वहाँ माँ का सामान भी बोझ ही होगा। इसलिए सब मैंने हल्का कर दिया। अजय ने पन्ना उठाया, पढ़ा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या ड्रामा है? वो ज़ोर से चिल्लाया। नीतू, तुम्हारी माँ पागल हो गई है। पूरा घर ही खाली कर दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नीतू वहीं फर्श पर ही बैठ गई। उसकी आंखें खाली दीवारों को देख रही थी। कल तक यही घर रंगों, तस्वीरों और रोशनी से भरा था। आज उसे पहली बार समझ आया कि ये सब घर नहीं था, माँ की मेहनत का शरीर था। अजय ने तुरंत फ़ोन मिलाया। मम्मी जी, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से रूपा देवी की शांत आवाज़ आई। जहाँ इज्जत बची हो वहीं हूँ। आपने मेरा सामान चोरी किया है। तुम्हारा? रूपा देवी ने पूछा। कौन सा? टीवी? बिल मेरे नाम है। फ्रिज? मेरे नाम है। सोफ़ा? मेरे नाम है। कार की ईएमआई? वो मैंने भरी है, पर कार तुम्हारे नाम है, इसलिए मैंने छुई तक नहीं। तुम्हारे कपड़े, लैपटॉप, जूते सब रखे हैं, बाकी सब मेरा था। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप भूल रही हैं कि हम आपके साथ रहते थे। नहीं बेटा, रूपा देवी ने कहा, मैं भूल रही थी कि तुम मेरे घर में रहते थे। और फ़ोन कट गया। अजय ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। देख लेना, मैं पुलिस में शिकायत करूँगा। नीतू पहली बार बोली। किस बात की शिकायत? कि माँ ने अपना सामान ले गई? तुम मेरी तरफ हो या उसकी? ये सवाल नीतू के भीतर कहीं बहुत गहरे से लगा। उसकी आंखों के सामने रात का दृश्य घूम गया। माँ बाथरूम के दरवाजे पर कांपती खड़ी थी और वो चुप थी। उसे याद आया बचपन का एक दिन। बारिश में स्कूल बस नहीं आई थी। माँ ने ढाबा बंद किया। भीगे कपड़ों में वो उसे लेने आई। घर लौटकर खुद बुखार में तपती रही, मगर नीतू के लिए गर्म दूध बनाया। उसे शादी का वो दिन याद आया। माँ ने अपने कंगन उतारकर उसके हाथों में पहना दिए थे और कहा था कि बेटी, तेरे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। और आज उसी बेटी के घर में माँ अकेली रह गई थी। नीतू उठी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। अजय जोर से हंसा। जा रही हो? और वापस मत आना। वह पुराने ढाबे में बैठकर रोटियां बेलना। नीतू ने उसे देखा और बहुत देर तक। फिर पहली बार उसे अपने पति का असली चेहरा दिखा। महंगा परफ्यूम, ब्रांडेड शर्ट, कॉर्पोरेट अंग्रेजी और भीतर से खाली आदमी। शायद रोटियां बेलना किसी इंसान को इंसान समझने से आसान है, उसने कहा। वो बिना बैग उठाए ही बाहर निकल गई। करोल बाग की उस पुरानी गली में रात की हवा में मसालों, धूल और पुराने दिनों की गंध थी। शटर आधा खुला हुआ था। अंदर राम सिंह, 2 मजदूर और रूपा देवी सफाई कर रहे थे। टूटी कुर्सियां बाहर पड़ी थीं। दीवार पर पुराना बोर्ड धूल से ढका हुआ था। रूपा माँ का ढाबा। नीतू ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माँ। रूपा देवी ने पलट कर देखा। उस एक शब्द में पछतावा था, डर था, प्यार था, और वो बच्ची भी थी जो कभी माँ की साड़ी पकड़कर चलती थी। रूपा देवी ने कुछ नहीं कहा। नीतू धीरे धीरे अंदर आई और माँ के पैरों में बैठ गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कल रात मैंने आपको नहीं बचाया। मैंने आपकी तरफ देखा भी नहीं। मैं डर गई थी, या शायद मैं आराम में अंधी हो गई थी। रूपा देवी की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज़ मजबूत रही। बेटी, गलती से ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपना बच्चा चुप हो जाए। नीतू फूटकर रो पड़ी। मुझे एक मौका दे दो माँ। मैं सब कुछ ठीक नहीं कर सकती, पर आपके साथ खड़ी रह सकती हूँ। रूपा देवी ने उसकी तरफ देखा। माँ का दिल गुस्सा रख सकता है, मगर पत्थर का कभी नहीं बन सकता। उन्होंने नीतू के सिर पर हाथ रख दिया। खड़ी रहना है तो सच के साथ रहना, मेरे साथ नहीं, सही के साथ। अगले दिन से करोल बाग की गली में अजीब सी हलचल शुरू हुई। पुराना ढाबा साफ हुआ। दीवारों पर चूना लगा। लकड़ी की मेजें आईं। नया चूल्हा लगा। बोर्ड फिर से चमका। रूपा माँ का ढाबा, घर जैसा खाना।
नीतू ने ऑफिस से छुट्टी ली। पहली बार उसने इंस्टाग्राम पर कैफ़े की फ़ोटो नहीं डाली। उसने माँ के हाथ की कड़ी, आलू के पराठे और गर्म चाय की तस्वीर डाली। कैप्शन लिखा, जिस माँ ने मुझे बनाया मैं उसे पहचानना ही भूल गई थी। अब फिर से सीख रही हूँ। और पोस्ट वायरल हो गई। कई पुराने ग्राहक लौट आए। अरे रूपा बहन, आप वापस? माँ जी, आपके छोले जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। राम सिंह रोज़ सुबह मदद करने आने लगा। मिसेस मल्होत्रा भी एक दिन आई और बोली, आपने हिम्मत दिखाई रूपा जी। हम सबको दिखाया कि माँ होना कमजोरी नहीं। तीसरे दिन अजय भी आया। काली कार बाहर रुकी। वो धूप का चश्मा लगाए अंदर आया, जैसे अभी भी वो वही मालिक हो। मगर इस बार सामने खाली फ्लैट की बूढ़ी औरत नहीं, चूल्हे के पास खड़ी सीधी कमर वाली रूपा देवी थी। नीतू काउंटर पर बिल बना रही थी। अजय ने धीमे स्वर में कहा, नीतू चलो घर। नीतू ने पूछा, कौन सा घर? ड्रामा बंद करो, मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया था। मम्मी जी ओवर रिएक्ट कर गई। चलो सब ठीक कर लेते हैं। रूपा देवी चुप रही। नीतू ने पहली बार साफ आवाज़ में कहा, ठीक, आपने माँ को आधी रात को बेइज्जत किया। 2 साल उनके घर में रहे, उनके पैसे के बिल भरे गए, और जब उन्होंने अपना सामान ले लिया तो आपको इज्जत याद आ गई। अजय ने दांत भींचे। तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? मेरी सोसाइटी में हंसी उड़ रही है। रूपा देवी ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, इज्जत घर के फर्नीचर से नहीं आती, बुजुर्गों से बात करने के ढंग से आती है। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए, अजय जोर से बोला। ढाबे में बैठे लोगों की नज़रें उस पर ही टिक गईं। रूपा देवी ने शांत स्वर में कहा, नहीं दूंगी, बस इतना कहूँगी कि फ्लैट अभी भी मेरे ही नाम है। चाहो तो 1 महीने में खाली कर दो, नहीं तो वकील का नोटिस आ जाएगा। अजय का चेहरा उतर गया। आप अपनी बेटी का घर तोड़ेंगी? नीतू ने जवाब दिया, घर? वो तो उस रात टूट गया था जब मैंने माँ को रोते देखा था और तुमने उन्हें बुढ़िया कहा था। अजय के पास अब कोई शब्द नहीं बचे थे। वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ढाबे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक बूढ़े ग्राहक ने धीरे से ताली बजाई। बाकी लोग भी ताली बजाने लगे। रूपा देवी ने नीतू को देखा। बेटी, ताली से पेट नहीं भरता, चल चाय चढ़ा। और दोनों हंस पड़ी, आंसुओं के बीच मगर सच्ची हंसी। महीने भर के बाद अजय ने फ्लैट खाली कर दिया। कार भी बेचनी पड़ी। कर्ज चुकाने में उसकी चमक ही उतर गई। नीतू ने उससे अलग रहने का फैसला किया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, मगर पहली बार अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया। रूपा देवी ने फ्लैट किराए पर दे दिया। किराए से ढाबे का खर्च आराम से चलने लगा। नीतू ने अपनी नौकरी जारी रखी। शाम को ढाबे के ऑनलाइन ऑर्डर संभालती। उसने माँ के नाम से एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, रूपा माँ की रसोई। पहला वीडियो था आलू के पराठे माँ के हाथ से। कुछ ही महीनों में रूपा माँ की रसोई का यूट्यूब चैनल लाखों लोगों तक पहुँच गया। लोग सिर्फ पराठों की रेसिपी नहीं, माँ बेटी के रिश्ते की गर्माहट देखने आते थे। एक दिन वीडियो शूट करते समय नीतू ने कैमरे के सामने रोते हुए कहा, अगर उस रात माँ मुझे छोड़ देती तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाती। रूपा देवी मुस्कुराई और बोली, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला छोटा नहीं होता। शांति देवी ने चूल्हे पर रोटी सेकते हुए आसमान की तरफ देखा। बरसों बाद उन्हें लगा उन्होंने घर नहीं खोया, अपनी इज्जत वापस पाई है। माँ जब चुप रहती है तो घर बसता है, लेकिन जब माँ अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाए तो बड़े बड़ों की दुनिया उजड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।